चलो बताओ इन चारों में से कौन सी रिएक्शन का रेट आसानी से मेजर हो जाएगा? सेकंड और थर्ड वाली। सेकंड और थर्ड वाली। किया हुआ क्वेश्चन क्या? ये क्वेश्चन किया हुआ है? यस सर। यस सर। हाँ रीजन क्या है? सर ऊपर सर पहले तो पीपीटी है तो फास्ट रिएक्शन हो गई, सेकंड और थर्ड वाली मीडियम है, और फोर्थ वाली रस्टिंग को पहले बहुत स्लो होगा, फोर्थ वाली बहुत स्लो है, मॉडरेट रिएक्शन का जल्दी हो जाए। हाँ ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट। रस्ट का। ये इसमें क्यों नहीं मेजर हुआ आसानी से? पीपीटी बन जाएगा तो वेरी फास्ट हो जाएगा। AgI का येलो प्रेसिपिटेट होता है इसलिए। चलो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट लिखेंगे अब रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास सेक्शन 11th क्लास में पढ़ा था। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या डिफरेंस है पढ़ा था ना सबने ये? सर क्या सर फिर से रिपीट कर दो। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या डिफरेंस है? हाँ सर। सपोज रिएक्शन हो रही है AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट्स, AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट्स, तो इसमें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन जो कि एक थियोरेटिकल लॉ है, जो कि क्या है थियोरेटिकल लॉ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू A B रेज टू B। सोचना नहीं है, जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाएंगे, जो कोफिशिएंट्स है वो पावर में जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन। ये हो गया। और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज प्रोपोर्शनल टू, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है A रेज टू अल्फा B रेज टू बीटा। रेट इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू अल्फा B रेज टू बीटा आ जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अब ध्यान रखना, यहाँ जो रेट लॉ है यही इंपॉर्टेंट लॉ है। रेट यहाँ से आ जाएगा KF या K इंटू A रेज टू अल्फा B रेज टू बीटा। और याद रखना ये जो K है ना, ये एक्चुअल में KF है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। ऐसे बैकवर्ड रिएक्शन होती तो RB जैसे अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो उस केस में बैकवर्ड रिएक्शन भी आएगी, उस केस में बैकवर्ड रिएक्शन भी आएगी। जैसे मान लो AA गिव्स BB है तो रेट आ जाएगा यहाँ पे ये KF फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, KB बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो रेट इस केस में क्या आएगा, वो आएगा इसमें आ जाएगा KF इंटू A रेज टू A। इनिशियली यही रहेगा, इनिशियली तो यही रहेगा, लेकिन बाद में बैकवर्ड रिएक्शन मान लो A से B बन रहा है 10 मोल और B भी A बना रहा है मान लो 3 मोल 4 मोल कुछ भी। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ यही रहेगा KF इंटू A रेज टू A, क्योंकि स्टार्टिंग में B होगा ही नहीं बिल्कुल, तो इसे उसको नहीं लिखते। लेकिन एक्चुअल में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसका रेट ऐसे दिया जाता है KB इंटू B रेज टू B। अगर याद रखते हो तो याद कर लेना, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को। KF इंटू A रेज टू A माइनस KB इंटू B रेज टू B। स्टार्टिंग में क्या होगा, सिर्फ फॉरवर्ड वाला, बैकवर्ड वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में B नहीं बनेगा। रेट इंटू KF इंटू A रेज टू A माइनस KB इंटू B रेज टू B, ये रहेगा। इसको मैं हटा रहा हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन की, अभी हमें कोई नीड नहीं है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू अल्फा B रेज टू बीटा। ये आएगा रेट जो आगे यहाँ से KF इंटू A रेज टू अल्फा और B रेज टू बीटा। दिस इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यही एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है हमें सर तो अब यहाँ बोलो। अल्फा और बीटा क्वेश्चन में गिवन होंगे या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं होंगे। अल्फा और बीटा का A और B से कोई लेना देना नहीं है। हाँ इसके हो सकता है इसके आसपास में हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मतलब दिए होंगे क्वेश्चन में? हाँ वो दे रखे होंगे या ना कोई डेटा दे रखा होगा जो इससे रिलेटेड हो, जैसे H2 + Cl2 के HCl दिया, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। रेट इसमें सिर्फ K के इक्वल होता है बिकॉज इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड इज ऑफ जीरो ऑर्डर। डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना इसके ऊपर ना इसके ऊपर, ये सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे बता दिया KF यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, या रेट कांस्टेंट सिंपल बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो KF की अगर डेफिनेशन चाहिए तो उसके लिए A और B को बना रखना पड़ेगा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, तो रेट आ गया K के इक्वल या KF के इक्वल
डेफिनेशन क्या होगी रेट कांस्टेंट की यहाँ से? It is the rate of reaction when concentration of reactants are unity. Reactant is equals equal to rate of reaction when Unit. concentration of each reactant is taken as unit. Rate constant is equal to rate of reaction when concentration of each reactant is taken as unity. When concentration of each reactant is taken as unity. Definition समझ आ गई सबको कि नहीं? रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन इक्वल होगा अगर हम कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट का यूनिटी मान लेंगे. रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन समझ आ गई? अब एक टर्म थी जो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये. अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स. इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स टू व्हिच कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर रेज्ड. सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स टू व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स to which concentration terms of reactants are raised in order to express the rate of reaction. This is called as order of reaction. ये order of reaction. Order of reaction की definition, rate constant definition दोनों important है. ज्यादा important है order of reaction की definition. Order of reaction समझ आ गया? Order of reaction 0, negative या fraction 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकता है. ये कुछ भी हो सकता है. Order of reaction can be 0, negative or even in fractions. आगे एक टर्म पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलरिटी, जो इसी से रिलेटेड होगी, लेकिन वो सिर्फ 1, 2, 3 होल नंबर टाइप की होगी और नहीं होगा. अभी समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? हाँ सर. नेक्स्ट है उसके अंदर पेपर में क्वेश्चन आना है, वो आएगा रेट और ऑर्डर ऑफ रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस. अगर डिफरेंस आता है तो पहला पॉइंट तुम्हारा यही बनना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है. रिएक्शन लिख के लिखना पड़ेगा. ए प्लस बी के प्रोडक्ट है. लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि एक थियोरेटिकल लॉ है, एक आइडियल लॉ है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू ए बी रेज टू बी. रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू अल्फा बी रेज टू बीटा. और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ओनली यूजिंग रेट लॉ, नॉट यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फाउंड ओनली यूजिंग रेट लॉ एंड नॉट यूजिंग दिस लॉ ऑफ मास एक्शन. ये ध्यान रखना है. और रेट लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, और जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है ये एक थ्योरेटिकल लॉ. ये क्या है? थ्योरेटिकल लॉ. कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं चलो सर. अब नोट करेंगे. हाँ, अब नोट करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट्स. रेट कांस्टेंट की यूनिट्स अभी मैंने लिखा रेट इक्वल टू के ए रेज टू अल्फा बी रेज टू बीटा. इन जनरल मैं ये लिखता हूँ कि नहीं, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज टू एन, या रेट इज इक्वल टू के इनटू पी रेज टू प्रेशर रेज टू एन. कोई डाउट? नहीं सर. तो यहाँ से अब मेरे को रेट की यूनिट्स तो फिक्स है, मोलर टाइम इनवर्स या मोलर सेकंड इनवर्स. के की यूनिट्स निकालनी है, तो अपॉन में क्या है? के क्या है? कंसंट्रेशन यानी मोलर की पावर एन. तो के आ गया यहाँ से मोलर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स. कोई डाउट? नहीं सर. ये आ गया ना. और प्रेशर वाले में रेट की यूनिट्स होंगी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स अपॉन में एटमॉस्फेयर रेज टू एन. ये क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकंड इनवर्स. एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकंड इनवर्स. दोनों समझ आ गई बात है कि नहीं? यस. Yes, sir. के की यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे के की यूनिट्स क्या होंगी फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, वो तुम निकालोगे. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या यूनिट्स होंगी इसकी? मीटर पर सेकेंड. निकालो जल्दी से. फॉर जीरो ऑर्डर निकालेंगे. फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड इनवर्स. फॉर सेकेंड ऑर्डर, सर मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स.
और मोलर का भी ध्यान रखना कि मोलर को मोल्स पर लीटर भी लिख के दे सकते हैं फॉर थर्ड ऑर्डर। निकालो जल्दी से। मोलर -2 सेकंड यूनिट्स। तो निकाल लिया आंसर सबने? Yes. चलो अब जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। n की वैल्यू 0 पुट करते ही आंसर क्या आ जाएगा? रेट इक्वल टू, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आ जाएंगी? रेट की यूनिट्स फिक्स है, मोलर सेकंड इनवर्स याद रखना। रेट की यूनिट्स तो फिक्स है, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स वेरी करेंगी, दे विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रेट। तो के क्या आ जाएगा? मोलर सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सेकंड इनवर्स। और के की यूनिट्स क्या होंगी फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जिसको हम लीटर पर मोल पर सेकंड कहते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए मोलर -2 सेकंड इनवर्स, यानी लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ऐसे भी दे सकते हैं कई बार, ये भी आ सकता है। प्रेशर की टर्म्स में खुद लिख लोगे ना ये? यस। हाँ, इसमें क्वेश्चन आएगा फॉर विच ऑर्डर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। फॉर जीरो ऑर्डर। Zero order. Zero ऐसे order. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फॉर विच ऑर्डर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। First order. फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है इसको? तो ऐसे Yes. क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे मैंने दिया, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने दिया रेट इज इक्वल टू के इंटू से प्रेशर ऑफ N2 की पावर 7/2, प्रेशर ऑफ N2 की पावर 7/2 बताओ। और H2 भी दे दिया सपोज, H2 की पावर से, चलो H2। अब मैंने बोला व्हाट इज द ऑर्डर प्रेशर ऑफ H2 है, ये प्रेशर ऑफ H2 इनटू प्रेशर ऑफ H2। 9/2। नहीं So कुछ भी नहीं। व्हाट इज द 4.5. ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2? बोलो what is the order with respect to N2? So 7/2। 7/2। What is the overall order of reaction? 9/2. 9/2। 9/2। फिर पूछा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 कितना है? 1। 1. अब इसमें बताना तुम्हें व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन सेकंड्स।
बार -7/2 सेकंड इनवर्स। हाँ, निकाल लिया तुमने? यस सर। अच्छा, अब देखेंगे के क्या आएगा, रेट अपॉन में प्रेशर ऑफ N2 की पावर 7/2 इंटू प्रेशर ऑफ H2। प्रेशर हो गया, रेट क्या हो गया, बार सेकंड इनवर्स अपॉन में बार की पावर 7/2 बार की पावर 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, बार से बार कैंसिल हो गया, बार की पावर -7/2 सेकंड इनवर्स। समझ आया कि नहीं? है देखो, समझ आ गया कि नहीं? Yes. यस सर। तो इस तरह से तुम्हारा कोई भी रेट कांस्टेंट है वो निकल सकता है, किसी भी केस में रेट कांस्टेंट जो होगा वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे एग्जाम, जैसे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ध्यान रखना, ये प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने से चेंज भी हो सकता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने से चेंज भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के एग्जांपल दो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के एग्जांपल मैंने अभी बता दिया तुम्हें। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल क्या था, H2 + Cl2 H2 + Cl2 gives HCl। 2HCl बताया था ना। ये जीरो ऑर्डर फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन देयर ऑफ जीरो ऑर्डर, तो ये एग्जांपल दे दिया। या N2 + 3H2, N2 प्लस या NH3 का जो डिकम्पोजिशन होता है ना प्लेटिनम के सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे, ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों हो सकता है। जैसे रेट है ना इसका, ये K1 × NH3 का कंसंट्रेशन है, K1 × NH3 का कंसंट्रेशन है अपॉन में 1 + K2 × NH3। अगर कंसंट्रेशन NH3 का प्लेटिनम के सरफेस पे ज्यादा है, अगर कंसंट्रेशन NH3 का एक्सेस में है प्लेटिनम के सरफेस पे, तो ऑर्डर फ्रैक्शन क्या होगा बताओ? बोलो सर रिपीट करने क्या एक होगा? मिनट। If concentration of NH3 is in excess on platinum surface, then what is the order of this reaction? Then what is the order of this reaction? सर सेम रहेगा। देखो, अगर कंसंट्रेशन NH3 का बहुत ज्यादा है तो उस केस में 1 जो है नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन NH3। नहीं समझ आई बात? आगे सर। 0.999 समथिंग होगी सर। हाँ, तो ये NH3 से NH3 कैंसिल, आ गया ना रेट K1/K2, तो ये जीरो ऑर्डर तो हो गया। नहीं समझ आई बात? और अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर K1/K2 बताना एक मिनट, जीरो कैसे हो गया? जीरो क्या हुआ? देखो, जब कंसंट्रेशन NH3 जीरो का बहुत ऑर्डर। ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन NH3 का बहुत ज्यादा है तो K2 × NH3 की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं? ये एक्सेस में है। कोई चीज अगर एक्सेस में है तो 1 को, मान लो ये 10⁶ है, तो 10⁶ के कंपैरिजन में 1 हाँ क्या सर, होगा, ये तो नेग्लिजिबल समझ होगा कि नहीं? गया। आगे समझ के नहीं है? हाँ सर, उसके अगले स्टेप नहीं आया था आपने जो ये हट K1/K2 गया जीरो यहाँ से, ऑर्डर। फिर ये हट गया, तो इसके बाद जब ये हट गया तो NH3 से NH3 कैंसिल हो गया, हाँ NH3 से NH3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो रेट आ गया K1/K2। तो इसमें क्या कोई कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है? हाँ। क्या इसमें अच्छा कोई अच्छा कंसंट्रेशन अच्छा, की टर्म हाँ आ रही है? ठीक है सर, नहीं आ रही। तो इसके, हाँ, तो इसका ऑर्डर जीरो जीरो हो ऑर्डर। गया ना। आया समझ के नहीं? ठीक है सर, हाँ आगे सर। तो ये मैंने जीरो ऑर्डर की दो एग्जांपल लिखी है, एक कंडीशनल एग्जांपल है और एक प्रॉपर एग्जांपल है। नेक्स्ट नोट करना है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन हम स्टडी करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर की होंगी। फर्स्ट ऑर्डर में एग्जांपल्स 2 N2O5 गिव्स
4NO2 प्लस O2। रेट जो है ये K इंटू N2O5 है। फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल, जितनी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस है दे ऑल आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2। रेट क्या है? K इंटू H2O2। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल है। और जितनी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस है दे ऑल, जितनी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस हैं दे ऑल आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो सब फर्स्ट ऑर्डर की, सही ना? तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। फिर सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल, ये फर्स्ट ऑर्डर की थी, अब सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल। एक एग्जांपल एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए हमेशा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन, जैसे H2 प्लस I2 gives 2HI। K into H2 into I2, ये सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल। हाँ, रेट जो K into H2 into I2 आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल है। ये किसकी एग्जांपल है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर ये ज्यादातर पूछते हैं पेपर में। किसी को पता है? किसी ने पढ़ा है चैप्टर? तो फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल, H2 plus Br2 plus 2H2. हाँ वो भी सही है। CH3CHO gives CH4 प्लस CO, ये 723 केल्विन पे। रेट जो होता है इस केस में K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO की पावर 3/2 होता है। तो इसका ऑर्डर फ्रैक्शनल है, दैट इज 1.5। ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल। या फिर H2 प्लस Br2 gives 2HBr। रेट होगा K इंटू H2 Br2 की पावर हाफ, K इंटू H2 इंटू Br2 की पावर हाफ। ये भी फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल, ये भी फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल 1.5। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी एक एग्जांपल एटलीस्ट तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे समझ आ गया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर। अब एक बात बताएंगे, यहाँ पे हायर ऑर्डर की रिएक्शन कम क्यों है? जैसे मैं बोलूँ 10th ऑर्डर, 9th ऑर्डर, 11th ऑर्डर, ऐसी रिएक्शंस क्यों नहीं? व्हाई हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉसिबल नहीं होंगे, सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा कोलिजन होगा ये। पॉसिबल नहीं होंगे इतने। हाँ, बिकॉज देखो ऑर्डर का मतलब है कि इतने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं आपस में सो एज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, सो एज टू फॉर्म प्रोडक्ट, ऐसा माना गया एक्सपेरिमेंटली। इतने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं इफेक्टिवली सो एज टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो एक साथ 10 मॉलिक्यूल, अगर 10th ऑर्डर है तो मतलब एक साथ 10 मॉलिक्यूल कोलाइड करें, उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? जैसे एग्जांपल जो कम देते हैं होगी। इसमें, कम होगी ना। जैसे 2 व्हीकल का एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है कि 10 व्हीकल का एक साथ एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है? 2 का ज्यादा। 2 का ज्यादा है, 2 का ज्यादा प्रोबेबल है, 2 की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही इसलिए हम बोलते हैं कि हायर ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? रेयर होती हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम इज वेरी रेयर। क्लियर? पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम इज वेरी रेयर, सो हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर। हायर ऑर्डर रिएक्शंस दे आर वेरी रेयर। तो ये याद रखना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये रिएक्शंस याद रखनी है इसमें। और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी कुछ होते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी कुछ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बताएंगे सोच करके, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस? सबने पढ़ा होगा ये। So rate of reaction fixed, वो फिक्स्ड यूनिट्स और रेट ऑफ कांस्टेंट की वेरी करती है।
क्या बोला मुकुल? सर रेट ऑफ रिएक्शन की फिक्स्ड यूनिट्स होंगी और रेट कांस्टेंट की फिक्स नहीं होगी, अलग अलग होंगी हर ऑर्डर। मुकुल ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो सबसे पहले डेफिनेशन बोलते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। रेट कांस्टेंट सिर्फ इफेक्ट होगा टेम्परेचर से और इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन टर्म्स से। रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन आल्सो। टेम्परेचर से तो चेंज होगा ही होगा, साथ में चेंज इन कंसंट्रेशन से भी ये चेंज हो जाएगा। फिर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स जो थी वो डिफरेंट थी फॉर डिफरेंट ऑर्डर, बट रेट ऑफ रिएक्शन हैज फिक्स्ड यूनिट। कोई डाउट? नाइस। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो? हाँ, ये सब ढंग से याद करो सारे डिफरेंसेस। नोट्स बनाए सबने कि नहीं? यस सर, बना हाँ लिए। सर बनाया। ये बना रखे ना सारे नोट्स यहाँ तक? हाँ यस सर। सिद्धांत, हाँ नोट्स बना लो जरूर। सिद्धांत, यस सर। नोट्स बनाए नहीं तूने? अभी भेजे नहीं अभी तक? सर अभी भेज दूंगा। नोट जरूर भेजने हैं और सुनाना है। चलो अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? कितने एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके, ताकि रिएक्शन हो सके। समझिए कि नहीं है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच मस्ट कोलाइड विद देमसेल्व्स so as to result into a chemical reaction. This is called as molecularity. ये molecularity है। Number of atoms, ions और molecules which must collide with themselves simultaneously, एक साथ, at a time. ठीक है? Number of atoms, ions और molecules which must collide with themselves at a time so as to result into a chemical reaction. This is called as molecularity. समझिए कि नहीं है? ये molecularity है। जैसे एग्जांपल देते हैं ना molecularity ऑर्डर को समझाने के लिए। मतलब एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो मोलिकुलरिटी है। और उसमें से कितने पास हो रहे हैं, जैसे कितने आईआईटी में सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने नीट में सिलेक्ट हो रहे हैं, वो ऑर्डर को डिसाइड करेगा, वो ऑर्डर बताएगा। तो मोलिकुलरिटी सिंपल डेफिनेशन है, इसकी वैल्यू 1 2 या 3 होती है। ऐसे करें 1 2 3। अगर 1 है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, 2 है तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन, 3 है तो टर्मोलिकुलर रिएक्शन। मैंने बोला ए गिव्स पी तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि एक मॉलिक्यूल है। मैंने बोला 2A गिव्स पी तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन। 2A plus B gives P तो ये 2 plus 1 3 thermomolecular. It is defined only for simple reaction. ये सिर्फ elementary reactions के लिए defined है, not for complex reaction. This is defined only for elementary reaction, not for complex reaction. Elementary reaction क्या होती है मैंने बता रखा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है जिसके लिए कोई मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है, वो क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। वो क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जैसे इसमें आता है, और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? सेम होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे मैंने पूछा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 3/2 बी, ये दिया मैंने पूछा क्या कैन दिस बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन? नो। कैन दिस No, बी एन sir. एलिमेंट्री रिएक्शन? ये तो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 3/2 प्लस 1 यानी 5/2। 5/2 आ गया। ऑर्डर 5/2 है, क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी 5/2 हो सकती है? नो सर। नो सर। दिस कैन नॉट बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन। दिस कैन नॉट बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया भी, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा? पहले क्या लिखेंगे?
सर डेफिनेशन Definition. पहले डेफिनेशन मॉलिक्यूलरिटी की, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which must collide with themselves so as to result into chemical reaction, order of reaction, sum of the exponents or powers to which concentration terms of reactants are raised in order to express the rate of reaction. ये मैंने तुम्हें दोनों समझा दिया बिल्कुल ढंग से. फिर मॉलिक्यूलरिटी क्या है दूसरा पॉइंट, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, बट दिस कैन बी इन फ्रैक्शन आल्सो. ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. दिस कैन बी फ्रैक्शनल. समझे कि नहीं है? ये सिर्फ सिंपल रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. दिस इज डिफाइंड फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. दोनों के लिए डिफाइंड है, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. दिस डिफाइंड फॉर बोथ. इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? इट इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. सिंपल रिएक्शंस के लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज सिंपली कैलकुलेटेड बाय एडिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स. जैसे मैंने बोला 2a + b, तो इस केस में मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 3. कोएफिशिएंट को ऐड किया ना, 2 + 1 3, थर्मोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. बट इवन फॉर सिंपल रिएक्शंस ऑर्डर कैन वेरी, सो इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. इसमें क्या बोलेंगे? इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. और जो मॉलिक्यूलरिटी है इसको हम क्या मानते हैं कि ये टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से चेंज नहीं होगी. इट इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर. देयर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर. समझिए कि नहीं है? यस. Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. और इसके अलावा कोई पॉइंट आ सकता है क्या? चलो और भी पॉइंट्स होंगे तो मैंने बताए होंगे, तुमने से पढ़ लेना. ये कर लेना. डिफरेंस है, बोर्ड में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन. मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताओ. रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये कर लेना जरूर. अच्छा, अब नेक्स्ट है, ये मैं तुम्हें पहले भी बताया हुआ है. स्लोअर स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. याद है कि नहीं? ये यस सर. स्लोअर स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. सबको याद है ये क्यों कहते हैं? इसको याद है कि नहीं? है यस सर. सर वो यस सर. कंप्लीट हो गया. स्लो स्टेप किसी भी रिएक्शन का, वो रिएक्शन की स्पीड को बताएगा. मैंने तुम्हें बताया था ना, इसमें एग्जांपल दिया था. मान लिया कोई कंपनी है, बाइक को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको बनाने में वो 3 पार्ट्स यूज कर रही है. एक पार्ट है जो 100 बन रहा है रोज, एक है जो 200 बन रहा है और एक है जो 300 बन रहा है. तो मैक्सिमम बाइक्स एक दिन में कितनी बनेंगी? 100. 100 बनेंगी. तो रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स वो किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्लोएस्ट कंपोनेंट. उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस. यस सर. ये स्लोएस्ट स्टेप जब तक कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन का, तब तक रिएक्शन कंप्लीट मानी नहीं जाएगी. इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज आरडीएस ऑफ द रिएक्शन. जब तक तुम खुद सोच के देखो ना, एक रिएक्शन को करने के लिए 3 स्टेप करने हैं. एक स्टेप है जो 2 सेकंड में हो रहा है, एक 5 सेकंड में हो रहा है और एक हो रहा है 10 मिनट में. तो रिएक्शन कंप्लीट कब होगी? 10 minutes. 10 मिनट में होगी. जब तक स्लो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिएक्शन को कंप्लीट मान ही नहीं सकते. सही ना? तो तब हम रिएक्शन को कंप्लीट नहीं मान सकते. कोई डाउट? नो सर. तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखना इस चीज का. अच्छा, अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. सर रीजॉइन करना है. रीजॉइन, हाँ चलो थोड़ी देर के लिए करना रीजॉइन. ठीक है सर. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स रिटन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स रिटन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. एक रिएक्शन को होने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. है ना? और मैकेनिज्म डिफाइंड होता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, क्योंकि सिंपल रिएक्शंस तो एक ही स्टेप में हो जाते हैं. ना? अब जैसे मैं बोलता हूँ कि आयनिक रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म तो डिफाइंड नहीं होता.
देखो आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होंगी कि नहीं? यस तो उनका काइनेटिक स्टडी नहीं हो पाएगा, इसलिए इनके लिए कोई मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है, बिकॉज़ आयनिक रिएक्शन दे आर वेरी फास्ट, सो देयर काइनेटिक्स कांट बी स्टडीड एंड हेंस नो मैकेनिज्म इज डिफाइंड फॉर देम, इसलिए इनके लिए कोई मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है। समझे कि नहीं है? ज्यादातर स्लो स्टेप वो होगा जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा या कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा होगा, तो ये स्टेप स्लो होगा, ये ध्यान रखना पॉइंट। कई बार स्लो स्टेप देते नहीं है, कई या तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको तोड़ना बहुत टफ होता है, तो ये जनरली स्लो होगा स्टेप। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टूटना टफ होगा काफी। तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है तो स्टेप को स्लो मान, सही ना? अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक। जैसे मैंने दिया, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, राइटिंग ऑफ मैकेनिज्म जनरली बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन। मैकेनिज्म को जो हम लिखते हैं इट इज जनरली बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन। जैसे मैंने दिया तुम्हें कि तुमने ये सबने पढ़ लिया ना मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं? हाँ सर पढ़ लिया। हाँ, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 रेट दिया K into N2O5। अब मैंने बोला राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, लिख लोगे कि नहीं? ये हाँ हाँ सर लिख लेंगे। लिख लोगे ना? अभी मैकेनिज्म लिखना तुम्हें। ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? 1 फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर इसका 1 है, क्लियर? इट्स ऑर्डर इज 1। अब मैकेनिज्म लिखो इसका। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ, सबने लिख लिया होगा, मैंने पढ़ाया, सेम क्वेश्चन दिया मैंने। ये N2O5 मैकेनिज्म में N2O5 क्योंकि स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है, क्योंकि पावर इसकी 1 है, तो N2O5 की पावर 1 है, इसलिए N2O5 एक लिया। इसको मान लेंगे कि ये टूट रहा है NO2 प्लस NO3 के अंदर। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जरूर, NO2 प्लस NO3 में टूट गया ये। अब ये है मेन रिएक्शन, ये इसका एक स्टेप, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा सेकंड स्टेप। N2O5 माइनस N2, 2N25 माइनस N25 क्या गया? N25, 4NO2 माइनस NO2 3NO2 और प्लस O2 माइनस NO3, तो NO3 इधर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? हाँ सर। तो N2O5 प्लस NO3 गिव्स 3NO2 प्लस O2। ये फास्ट स्टेप, ये इसका फास्ट स्टेप होगा और ये पूरा प्रॉपर इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। किसी को डाउट तो नहीं कोई? नहीं सर। तो इसलिए ये आ जाएगा मैकेनिज्म इस तरीके से। मैं भी और एग्जांपल दे रहा हूँ इसके, रीजॉइन करेंगे एक बार दोबारा।